महामानव भगवान महात्मा बुद्ध की चरणों में सदा समर्पित करते हुए शांति बनाइए। विश्व में भारत का सबसे अच्छा संविधान सुंदर देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की चरणों में सदा समर्पित करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की चरणों में सदा समर्पित करते हुए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले, शिक्षा की अलग जगाने वाली माता सावित्रीबाई फूले की चरणों में सदा समर्पित करते हुए झारखंड के जल और जंगल जमीन की आंदोलन करने वाले भगवान बिरसा मुंडा के नमन करते हुए नीलांबर पीतांबर सिंधु कानू चांद भैरव की चरणों में सदा समर्पित करते हुए पेरियार ललित सिंह यादव की चरणों में सदा समर्पित करते हुए अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा की चरणों में सदा समर्पित करते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर की चरणों में सदा समर्पित करते हुए डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की चरणों में सदा समर्पित करते हुए टीएस बाम से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब की चरणों में सदा समर्पित करते हुए बहुजन के राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी की नीति और सिद्धांतों पर आस्था रखते हुए आज बाम सेल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हम सबों का अभिभावक रघुराय राम जी और इस मंच पर हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं, उनकी बात को आप सबों को सुनना है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि बहुत देर से बैठे हुए हैं, संचालक महोदय बार बार देख भी रहे हैं, इशारे कहीं से हो रहे। ऐसा नहीं है कि आंख भी मेरा नहीं है कहेगा तो क्या बहुजन आप करते हैं, बहुजन मजबूत होगा, बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगा। एक तरफ से कैसे तो कहावत है कि राम राम अमंदर से कसैया के काम, एक सब काम नहीं चलेगा। इसलिए हम इतना ही जानते हैं कि सचमुच में अगर मानवर कांशीराम साहब की सपना को साकार करना है, बाबा साहब की सपना को साकार करना है, मानवर कांशीराम साहब जो बाम से बनाए हैं, निश्चित रूप से बहुजन समाज के लिए उत्थान के लिए इन्होंने बनाए कि पढ़े लिखे लोग हमारे बाबा साहब बहुत संघर्ष करके जितना अपमान उछेल करके जो इतनी बड़ी संविधान दिए, आज संविधान में हम सबों का हक अधिकार मिला। आज संविधान की बदौलत, आज आरक्षण की बदौलत हमें अच्छी अच्छी पोस्ट पे नौकरी मिला है, चाहे आईएएस है, चाहे आईपीएस है, चाहे शिक्षक हैं, चाहे जो भी पद पर हैं वो सब शिक्षक बने हुए हैं। अगर वैसे हमारे काम से लोग हमारे बहुजन की लोगों को मजबूत नहीं करेंगे तो आखिर कैसे संगठन मजबूत होगा। अभी बहुत वक्तागण बातें कर रहे थे, निश्चित रूप से अच्छी बात कर रहे थे कि बहुजन में सबसे मैं देखता हूं कि 85% की बात होती है। हमारे ओबीसी लोग खासकर वह बहुजन शब्द मानने के लिए ही तैयार नहीं है। मैं देखता हूं, बहुजन चर्चा करता हूं, बहुजन बातें आती है, जय भीम मैं कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि कहां से जय भीम करने लगा। मैं वैसे लोग को मैं बताना चाहता हूं कि शायद आज जय भीम नहीं होते तो गले में लटकी हुई हड़िया और कमर में लटका हुआ झाड़ू वह नहीं छूटता। आज स्वतंत्र भारत में दूसरा हम रह रहा है, आज कुर्सी पर बैठने के लिए जो मुझे अधिकार मिला है, आज जो पेन हम दाब के चल रहे हैं यह बाबा साहब का देन है। तो इसलिए हम सबों को बाबा साहब की सपना को साकार करना है, मानवर कांशीराम साहब को सपना को साकार करना है। तो निश्चित रूप से हम सारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एक होकर के एक बहुजन, हम बहुजन हैं सभी। हम यहाँ के भारत के पैदाइशी जो हैं वो बहुजन हैं, चाहे हम एससी हो, चाहे एसटी हो, हम ओबीसी हो, चाहे हम माइनॉरिटी हो, ये हम बहुजन हैं। ये आज से यह चर्चा शुरू कर दे कि हम सारे लोग बहुजन हैं। हमारे लोग को यह जा करके लोगों को बताना होगा ओबीसी कितनी सम्मान मिलता है, क्या होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज भी आज पाखंड में आज आप विश्वास किए हुए हैं, कहीं कुछ नहीं। अगर मानना है तो आप पेरियार साहब को मानिए, साहू जी महाराज को मानिए, बाबा साहब को मानिए, मानवर कांशीराम साहब को मानिए, तभी जाके कल्याण हो सकता है, हमारा बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ सकता है। इतना ही बोलकर
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, कार्मिक जोहार। हमारे रहबर मानवर कांशीराम जी आज गढ़वा जिले में बामसेन की जिला स्तरीय बैठक के सम्मानित सभापति महोदय, आयोजक बंधु, मंचासीन हमारे श्री रघुराई राम जी, श्री नथुनी राम जी, श्री राजन मेहता, प्रदेश अध्यक्ष बसपा, श्री अजय मिटल, प्रभारी गढ़वा विधानसभा, श्री राम नरेश यादव जी, श्री रघुनाथ जी और बहुत सारे साथियों के साथ, जिसमें पदाधिकारी भी हैं, श्री कृष्णा विश्वकर्मा जी और कृष्ण साहब, मंच में मौजूद हमारे सभी प्रशिक्षक और हमारे साथियों को याद रखना चाहिए कि समयानुकूल प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता होती है। जब मैं कक्षा 1 में पढ़ता था तो मुझे कासे कबूतर समझाया जाता, लेकिन समय बदला तो हमें ओपेरिन का सिद्धांत पढ़ाया जाने लगा, हमें न्यूटन का सिद्धांत पढ़ाया जाने लगा। और जिस समय न्यूटन का सिद्धांत या ओपेरिन का सिद्धांत बताया जा रहा था, उस समय अगर हमसे कहा जाता कि कासे कबूतर बोलो, पढ़ो कासे कबूतर, तो अटपटा लगता कि नहीं लगता। निरंतर अभ्यास के बाद जितना हम सीख सकें, फिर आगे की कड़ी को हमें करना चाहिए। विशेष करके जो आज का टॉपिक है वो बांध से को लेकर के, और जो बांध से प्रयास जो है, जो बताया गया कि जो एम्प्लॉइज लोग हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेमी गवर्नमेंट, आखिर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मानवर कांशीराम जी ने इन्हीं को क्यों पकड़ा? मानवर कांशीराम जी को आज दिशा देने वाले पैदा हो गए। थोड़ी देर पहले हमारे साथी कह रहे थे कि ये 108 वर्षों का जो जीवन संघर्ष है, हमारे महापुरुषों का जो जीवन संघर्ष है, जीवन दर्शन है, महात्मा ज्योतिराव फुले से लेकर के 6 दिसंबर 1956 बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस 108 को इतने शिद्दत के साथ, इतने कठोर संघर्ष के साथ, इतनी मुसीबतों के साथ ये सफर तय किया गया, हमें बहुत आसान लगता है। और हम 108 की तरफ से
मुंह मोड़ रहे हैं, 108 की तरफ हम कम ध्यान दे रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, कम सीख रहे हैं, हम 1008 की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? 1008 की तरफ। 1008 क्या है? इस देश में शुरू से लेकर आज तक महात्मा ज्योतिबा फुले के पहले तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के आज तक का जो संघर्ष है, जिसे ज्योतिबा फुले ने अपना मिशन बनाया, ज्योतिबा फुले के जीवन संघर्ष से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर तक ये 108 साल का संघर्ष है, जिसे हम मिशन बोलते हैं। ये जो महापुरुषों का जीवन संघर्ष है, जीवन दर्शन है, उनसे जो उपलब्धियां हैं और प्रेरणाएं, उसे हम मिशन बोलते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उन सारी चीजों को संविधान ने अंकित किया। जो प्रेरणाएं हैं, जो संघर्ष है, जो प्रयास है, जो कोशिश थी, उस पूरे जीवन दर्शन को और जीवन संघर्ष को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में अंकित किया। हमारा ध्यान 1008 नहीं समझ पा रहे होंगे। भारत में जिसका भी थोड़ा सा, जिसका एक उल्लेख किया हमारे साथी ने कि जिसकी देर है कि हमें पढ़ने लिखने का हक नहीं था, ऐसी किताब जो जिंद अवेस्ता का ट्रांसलेशन है, नौहा और दसमंडल छोड़, उसी का हवाला दिया। स्त्री शूद्रो न धीयता, स्त्री शूद्रो न धीयता, स्त्री और शूद्र को नहीं पढ़ना चाहिए। ये किसका है? कहां लिखा है? ये ऋग्वेद लिखा है। जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वे उसके पक्ष में। श्री नेत्रपाल पांडे ने भारतवर्ष के बृहद इतिहास में लिखा है कि ऋग्वेद 1008 ईस्वी पूर्व लिखा गया। कब लिखा गया? ऋग्वेद 1008 ईस्वी पूर्व लिखा गया। ऋग्वेद के बाद 3 वेद और लिखे गए। पुराण लिखे गए, 6-7 लिखे गए, 18 पुराण लिखे गए, 18 के वो 180 बन गए, 28 स्मृतियां लिखी गई। उनमें जो लिखने वाले लोग थे वो दूरदर्शी थे और चिंतित थे कि जो भारत है, भारत की जो कल्चर है, भारत के लोगों का जो रहन सहन है, जो जीने का सलीका है, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन पर शासन करना होगा। शासन किसे बोलते हैं? जो शास्ति दे सके। शास्ति मीन्स दंड। दंड से तो लोग डरते हैं। आप जितना बेहतर डीडीओ से बात कर लेते हैं, सीडीओ से बात कर लेते हैं, उतनी बेहतर एक कांस्टेबल से बात नहीं कर पाते। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर और एक बीट का कर्मचारी, वो आपके लिए भारी है। तो जो शास्ति यानी दंड दे सके, दंड
दे करके ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक तरफ हो गए 1008 और एक तरफ हो गए 108। भारतीय संविधान में 1008 को या उससे संचालित परंपराएं, रूढ़ियां, प्रथाएं जो मानवता के लिए बाधक है, जो भारत के नागरिकों की प्रगति के लिए बाधक है, उनको संविधान लागू होने की तिथि के पूर्व, चाहे वो किसी प्राधिकारी ने बनाया हो, चाहे उस समय के राजा महाराजाओं ने बनाया हो, और जब परंपरा का नाम देकर के वो रूढ़ियां, वो प्रथाएं लागू की गई हो, संविधान लागू होने की तिथि से वे सभी प्रवृत्त विधियां, नियम, उपनियम, विनियम वे सभी समाप्त हो गए, उनको जीरो घोषित कर दिया। हम 75 साल का सफर तय कर चुके। भारत के संविधान की छाया में रोशनी, जितना बेहतर हम संविधान के बारे में नहीं जानते, जितना बेहतर हम अपने जीवन के बारे में नहीं जानते, जितना बेहतर अपनी जिम्मेवारियां नहीं समझ पा रहे हैं, जितना बेहतर इस देश की व्यवस्था कैसे संचालित है इसके बारे में नहीं जानते, रूल्स रेगुलेशन नहीं जानते, उससे कहीं ज्यादा संविधान लागू होने के पूर्व की प्रथाएं, रूढ़ियां और वे रूल्स रेगुलेशन तथा कथित रूल रेगुलेशन जो हमारी जिंदगी के लिए घातक है, हमारे भविष्य के लिए घातक है, उनको ज्यादा हम समझते हैं। बामसेन के बारे में लगभग जो उसका प्रॉस्पेक्टस है, क्या उद्देश्य है, क्या कर्तव्य है, क्यों बैठक बुलाई गई, क्या करना है, इसके बारे में लगभग हमारे सभी वक्तागण साथियों ने विद्वतापूर्ण बातें रखी। जो व्यवस्था दी गई भारत को गवर्न करने के लिए, भारत को चलाने के लिए और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, जिसे हमने 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। इस लंबे समय में जरा थोड़ा देखें, मैं इधर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि संविधान में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बरकरार रखने की गारंटी और पॉलिटिकल जस्टिस, ये 3 प्रकार के न्याय की गारंटी दी गई भारत के प्रत्येक नागरिक। उसमें से वे लोग जिन्हें आप जनता है, जिन्हें इस देश का भविष्य, स्टेटों का भविष्य लिखने का बाबा साहब अम्बेडकर ने हक दिया, जिसे हम कहते हैं वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार को ही यह अधिकार है, यह हक मिला हुआ है, यह ताज मिला हुआ है भाग्य विधाता। भारत का भाग्य विधाता कौन है? इस देश का नागरिक। बकाया तो हमारे जीने के लिए कोई व्यापारी है, कोई किसान है, कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, तो जीने की तरीके, लेकिन मुख्य है भारत का नागरिक होना। भारत के संविधान में जो दिया गया है वो भारत के नागरिकों के लिए दिया गया है। नागरिक ही
जो प्रक्रिया निश्चित की गई उस प्रक्रिया के तहत सरकारें बनाएंगी, अपने प्रतिनिधि चुने सरकारें, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें से जो एक चीफ बनाया जाएगा, स्टेटों में चीफ मिनिस्टर कहेंगे और सेंटर में किसको कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। संघीय व्यवस्था है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनाइटेड स्टेट्स। इसका नाम जो लोग बोलते हैं तरह तरह के नामों से बोलते हैं, लेकिन इंडिया ही भारत है, हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, आर्यावर्त नहीं। क्या नाम है इसका? ना जम्बूद्वीप। क्या है इसका नाम? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, तमाम राज्यों का संघ। तो हमारे लोग कुछ शब्द हैं जो जिन्हें बामसेब कहा गया। बामसेब का केवल मतलब इतना नहीं है कुछ बैकवर्ड का होना चाहिए, या बैकवर्ड के अंदर, क्योंकि 31 तक बैकवर्ड के नाम से, 28 में जो सर्वे हुआ बैकवर्ड के नाम से, पिछड़े वर्ग के नाम से ही एक कैटेगरी फिक्स की गई। लेकिन सरदार पटेल के विरोध करने के कारण ये जो बैकवर्ड है, पीसी है, पिछड़ा वर्ग है, ये 3 हिस्सों में बटा। एक पार्ट बना ओबीसी, एक पार्ट बना शेड्यूल्ड कास्ट और एक पार्ट बना शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जातियां नहीं, ये कैटेगरियां। ओबीसी एक कैटेगरी, जात का नाम नहीं। शेड्यूल्ड कास्ट जाति नहीं, कैटेगरी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी। और भारत के संविधान में जो भी रियायतें और सहूलियतें हर मामला में हमें मिली है वो कैटेगरी के आधार पर, क्योंकि थीम थी जो 28 में सर्वे हुआ, ये थीम थी कि शासन का कर्तव्य बनता है कि वे अपने राज्य के अधीन जो शैक्षिक आधार पर, सामाजिक आधार पर और आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर वंचित हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हैं, उनके शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं चला, उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम करें। इसके लिए सर जॉर्ज साइमन कमीशन के नेतृत्व में सर्वे हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर के कहने के आधार पर, और ये जो कैटेगरी बनी बीसी, बैकवर्ड, कौन है बैकवर्ड? जो सामाजिक आधार पर अपमानित हैं, शैक्षिक आधार पर वंचित किए गए और जो आर्थिक आधार पर विपन्न है, इनको कहा गया बैकवर्ड। लेकिन सरदार पटेल के विरोध करने के कारण, क्योंकि वो मराठा थे और उन्होंने कहा मराठा लड़ने वाली कौम होती है, वैसे नहीं हटती युद्ध से, मर करके हटती, इसलिए मराठा बोला, मर हटा। उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे कौमों के साथ में शामिल न करें, बनाइए हम इतने बहादुर लोग हैं और आप जो है पता नहीं किन
एक कैटेगरी में शामिल कर दिया। तो इसलिए 3 हिस्सों में हम बटे, एसटी, ओबीसी, एससी। और 1932 में ये हमें मान्यता मिली किस बात की? एससी, एसटी, ओबीसी, ये हमारा नाम मिला, हमारी पहचान मिली और ये मान्यता मिली। पहले क्या था? पहले हम अस्पृश्य थे। किस नाम से जाने जाते थे? अस्पृश्य, बहिष्कृत, अछूत और न जाने क्या क्या नाम से जाना जाता। किताबों में तो किसी को दैत्य कहा गया, किसी को दानव कहा गया, किसी को अशुभ कहा गया, किसी को कबूतर कहा गया, किसी को सुअर कहा गया, इस तरह के नाम रखा है। मध्य प्रदेश में अभी भी सुअर जाति के लोग हैं। और आप झारखंड के, तो झारखंड में आज भी सुअर अशुभ है, नहीं अशुभ है। उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिले में कबूतरा है भी। कबूतर जानते हो? कहानी सुनाते हैं ना कि वो लव लेटर ले जाते थे, चिट्ठियां ले जाते थे। राजा अगर कहीं भेजना चाहता था अपने वजीर को, किसी को, तो कबूतर चिट्ठी लेके जाता था। वो कबूतर नहीं, आप देख लेना, किसी कबूतर के बांध करके चिट्ठी देख लेना, गढ़वा की इस कोने से उस कोने में ले जाएगा, बगल वाले घर में नहीं ले जाएगा, चिट्ठी ले जाएगा। वह कबूतरा आदमी के नाम है कबूतरा, आदमी की जाति है कबूतरा। तो हम तमाम चीजों को देखते हुए आपने बहुत कुछ समझा और साथ साथ हल्का हल्का उद्देश्य भी मालूम, लेकिन हम नखरेबाज ज्यादा है। हम रास्ते से हट करके काम करना ज्यादा अच्छा हमें लगता है। हम सारे लोगों को मानव कांशीराम जी के अथक प्रयास से, तमाम लंबी कोशिश और तमाम एहसास के बाद जो उन्होंने बाउंसिंग कराया था और उम्मीदें जाहिर की थी कि इस बाउंसिंग का एक काम होगा, इससे मेरी ये उम्मीदें, उन उम्मीदों पर हमें खरा उतरना होगा। इसलिए खरा उतरना होगा कि किसी भी देश को कंट्रोल करने के लिए 5 ताकतों की जरूरत पड़ती है। मुख्य 5 उनको, एक तो इकोनॉमिकल पावर, नंबर 1 इकोनॉमिकल पावर। और देख रहे हो कि 75 साल जो गुजर गए, हमने कितनी प्रगति की है इकोनॉमी में। आज विदेशी संस्थानों का, बैंकों का भारत पर 155 लाख करोड़ का कर्जा है। 155 लाख करोड़। पॉपुलेशन कितनी है? बीच में तो 125 करोड़ बोलते थे, फिर बोलने लगे 130 करोड़ बोलने लगे, फिर बोलने लगे 140 करोड़ बोलने लगे, 155 भी नहीं। अर्थात आज का पैदा होने वाला बच्चा 1 लाख रुपए का कर्जा है। भारतीय बाजार में जो हमारे देश का रुपया है, मुद्रा है, भारतीय बाजार में खो गई। अथा पता हमसे बेहतर स्थिति में बांग्लादेश, जिसका जन्म 1971 में हुआ, अफगानिस्तान की मुद्रा हमसे आगे। आज तो मैं इकोनॉमिकल पावर पर बोल रहा था। पहली ताकत है जो जमीन है जिससे अनाज पैदा करते हैं, और ज्यादातर 90% हमारे लोग
धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करने की कामना करते हैं। लेकिन खेती कितनी है? जिनको तुम बहुजन बोलते हो, इन सभी की मिलाकर देश की जो कृषि भूमि 6% है, वो कितनी? 6%। और 94% दूसरे लोगों के पास, कम लोगों के पास 94% और बहुत लोगों के पास 6%। अब अपनी स्थिति को समझ लीजिए कि कहां हो। इसी तरह से जो फ्यूडरल पावर है, इकोनॉमिकल हो गई, और दूसरा फ्यूडरल पावर, ये भी कंट्रोल करता है। फ्यूडरल पावर, औद्योगिक पावर। औद्योगिक पावर में 98% उनके पास है जो आपके हितैषी है, 2% हिस्सा आपका। नौकरी करते हैं या मजदूरी करते हैं, 2% है आपका फ्यूडरल पावर। तो इकोनॉमिकल पावर भी आपके पास नहीं, फ्यूडरल पावर भी आपके पास नहीं, और तीसरा है पॉलिटिकल पावर। है आपके पास? नहीं है। जहां से सबको घुमाया जाता है, चलाया जाता है, नहीं। मिलिट्री पावर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसकी हुकूमत होती है, जिसकी गवर्नमेंट होती है, वही अपना राष्ट्रपति बनाती है, और राष्ट्रपति तीनों प्रकार की मिलिट्री का पास होता है। इस समय तो तीनों को मिला के एक अलग बना दिया उन्होंने। एक आदमी को, फिर तीनों को एक राष्ट्रपति की बजाय तीसरा आदमी, वो भी आपके पास नहीं। सबसे बड़ी ताकत सभी, एक इकोनॉमिकल, फ्यूडरल आपके पास नहीं है, पॉलिटिकल आपके पास नहीं है, मिलिट्री पावर आपके पास है। कहीं नहीं थोड़ा थोड़ा हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत है इस देश में, रिलीजियस पावर। क्या है? रिलीजियस पावर। रिलीजियस पावर में आप शून्य हैं बनाम 100%, 100% बनाम 0%। ये सफर तय किया। भारत का संविधान विधि के समक्ष सत्ता का अधिकार देता है, देशाटन की आजादी देता है। और भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 13 में प्रबंध कर दिया कि समय काल के अनुसार संविधान का संशोधन होगा, संशोधन किया जा सकता है। और उसका एक चैप्टर ही अलग दे दिया, अनुच्छेद 368। 368 संविधान में संशोधन के लिए व्यवस्था है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, किसी भी प्रकार की बात, कोई भी बात होते हुए जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन होगा, वो मौलिक अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर लागू नहीं। भारत का संविधान अनुच्छेद 368 पर जो इस देश की लोकसभा है, लोकसभा संशोधन कर सकती है। लेकिन जो 368 के तहत जो संशोधन होगा संविधान का, वो फंडामेंटल राइट्स पर लागू नहीं। क्यों लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 13 में पाबंदी क्यों लगाई?
समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ है, सारे विधिक अधिकार आपके पास है, संवैधानिक अधिकार है, जीने का हक है, व्यक्ति की गरिमा का अधिकार है, प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन क्या सुरक्षित है? नहीं है ना। मैं अपने जीवन की बात बता रहा, आज भी मुझे याद है 2003 में मेरे पास एक मामला आया, एक आदमी को पेश किया गया जिसका नाम था श्री गया प्रसाद। यहां डेवलपमेंट ऑफिसर होते होंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, क्यों? यहां ब्लॉक को प्रखंड बोलते हैं ना, तो प्रखंड में का जो अधिकारी